हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी इसी तरह कंटिन्यू रखिए। आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, जो कि अब बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बिहार के प्रसिद्ध मंदिर, बिहार का लोक नृत्य, बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और बिहार के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और बिहार में आदिवासी जो आंदोलन हुए उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्या है कि तख्त श्री पटना साहिब मंदिर जो है बिहार में, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि पहली बात, इसका पहला पॉइंट क्या है कि राजधानी पटना में स्थित है। दूसरा पॉइंट, सिख आस्था से जुड़ा यह एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थान है। यह गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया है। तो तख्त श्री पटना साहिब मंदिर के बारे में कुछ जानकारी थी वो आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित ये मंदिर है। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। इसे आत्मज्ञान की भूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जानकी मंदिर। सीतामढ़ी जिले में स्थित ये मंदिर है, जानकी मंदिर। यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। नेक्स्ट, मंगला गौरी मंदिर। गया में स्थित है यह मंदिर। भारत के 18 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माँ सती के शरीर का एक अंग गिरा था। तो ये आप याद रखिएगा, मंगला गौरी मंदिर। नेक्स्ट, विष्णुपद मंदिर। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। भगवान विष्णु के पैरों के निशान की धर्मशिला पूजा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट, महावीर मंदिर। यह राजधानी पटना में स्थित है। महावीर मंदिर, मंदिर में हनुमान जी की 2 युग्म प्रतिमाएं हैं। नेक्स्ट, पटना देवी मंदिर। राजधानी पटना में स्थित है। मंदिर को देवी उपासना का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर। भारत नेपाल सीमा पर यह स्थित है। कि एक ही में ऐड हो गया, भारत और नेपाल ये मंदिर सीमा पर स्थित है। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर 52 पौराणिक शक्तिपीठों में से जो कि एक है। नेक्स्ट, जल मंदिर। नालंदा जिले के पावापुरी में यह मंदिर स्थित है। जैन समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान महावीर ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की हुई थी। नेक्स्ट देखो क्या है, इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर। लखीसराय जिले में यह स्थित मंदिर है। यहाँ अशोक धाम मंदिर को इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसी अशोक धाम मंदिर को इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ अशोक नामक एक लड़के ने जमीन के नीचे विशाल शिवलिंग की खोज की थी। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बिहार के लोक नृत्य। तो क्या है, छऊ नृत्य पहला आपका है। यह लोक नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है। अगला है विदेशिया। विदेशिया नृत्य बिहार के लोक नृत्यों में एक अद्वितीय स्थान है। मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, जो विदेशी नृत्य है बिहार के लोक नृत्यों में इसका एक अद्वितीय स्थान है, ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये एक स्थान है। नेक्स्ट, जट जटिल। आमतौर पर देखो नेक्स्ट क्या है, जट जटिल। आमतौर पर कोशी और मिथिला के लोक नर्तकों को द्वारा किया जाता है। ये नृत्य शैली में पति पत्नी के रिश्ते को खूबसूरती से चित्रित किया जाता है। तो इससे ऐसे पूछ भी सकता है, तो जो जट जटिल नृत्य है उसमें मत उसकी विशेषता क्या है? तो इसमें आपको पति पत्नी के रिश्ते को खूबसूरती से चित्रित किया जाता है। अगला है कट घोड़वा नृत्य। देखिए, लकड़ी तथा बांस की खपच्चियों द्वारा निर्मित तथा रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा सुसज्जित घोड़े के साथ नर्तक लोक वाद्यों के साथ नृत्य करते हैं।
नेक्स्ट, लौंडा नृत्य। देखिए भोजपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है ये नृत्य, जो लोग वहां के होंगे उन्हें पता होगा। नेक्स्ट देखो, धोबिया नृत्य क्या है। भोजपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है ये धोबिया नृत्य। धोबी समाज में विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला ये सामूहिक नृत्य है। नेक्स्ट, झिझिया। देखिए क्या है, लंबे समय तक बारिश नहीं होने पर झिझिया गाया जाता है। अगला है झुमरी। बिहार की झुमरी गुजरात के गरबा के समान है। तो देखिए आप ये पॉइंट याद रखना, ऐसे पूछ सकता है कि गुजरात के गरबा के समान बिहार में क्या है, बिहार की झुमरी। नेक्स्ट क्या है, यह मिथिलांचल का लोक नृत्य है। न पाइका। अगला है पाइका, एक मार्शल चरित का नृत्य है। मार्शल चरित का नृत्य है जिसे ढाल और तलवार से किया जाता है। अगला क्या है, सामा चाकेवा। देखिए सामा चाकेवा बिहार में मैथिली भाषी आबादी के बीच एक प्रमुख त्योहार है। अगला करिया झूमर नृत्य। देखिए यह एक महिला प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती हैं, गाती हैं। अगला है खोल्डे नृत्य। यह विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्यों पर आमंत्रित अतिथियों के समक्ष मात्र उनके मनोरंजन हेतु व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अगला कंवरिया नृत्य। यह जन्मोत्सव आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा लोक गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। देखिए इसकी विशेषता क्या है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है, जन्मोत्सव आदि पर। अगला है जोगीड़ा नृत्य। देखिए मौज मस्ती की प्रमुखता वाले इस नृत्य में होली के पर्व पर ग्रामीण जन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली के गीत गाते हैं तथा नृत्य करते हैं। अगला है विदापत नृत्य। देखिए पूर्णिया क्षेत्र के ये पूर्णिया क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है विदापत नृत्य। अगला झरनी नृत्य। यह लोक नृत्य मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम नर्तकों द्वारा शोक गीत गाते हुए प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा होगा मुहर्रम के दिन क्या होता है, उस दिन क्या मुस्लिम जो नर्तक होते हैं उनके शोक गीत गाते हुए ये प्रस्तुत करते हैं। अगला है कर्मा नृत्य। देखिए कर्मन, यह राज्य की जनजातियों द्वारा फसलें की कटाई बुवाई के समय कर्म देवता के समक्ष किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। अगला देखो, अब यहाँ पे क्या है, बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए अब यहाँ पे बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसमें पहला क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही ये फेमस है। तो इसके बारे में क्या है, यह राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व भी है। पहला पॉइंट इसमें क्या, इसे 1978 ईस्वी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी। यह राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। अगला है, देखिए इसी से जुड़ा पॉइंट है। यह अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले का एक रेलवे स्टेशन पश्चिमी चंपारण जिले का एक रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के पास स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर के नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। तो ये आप इसके बारे में याद रखना है। पहला एकमात्र ये उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वतीय गंडक नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य गया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। यह वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और प्राकृतिक वादियों व घने जंगलों से घिरे भीम बांध अभ्यारण्य में गर्म जल के असीम स्रोत हैं। तो इसकी मतलब विशेषता क्या है कि यहाँ पर गर्म जल के असीम स्रोत मिल जाएंगे आपको भीम बांध।
अगला है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य यह है सोन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो है 1978 ईस्वी में हुई थी। अगला है विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। देखिए इसका ये कहाँ है? यह अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बाहर का जो बैकग्राउंड सॉन्ग अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप उसे इग्नोर करिए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा कि आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि आवाजें आ रही हैं। जस्ट इग्नोर, अपना पढ़िए। तो इसके विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में क्या है पढ़ा हमने? यह अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और बिहार सरकार ने 1990 में इसे गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा जिले में ये स्थित है। अगला देखिए क्या है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। तो इसमें कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यहाँ अक्टूबर माह में साइबेरियाई प्रवासी पक्षी आते हैं। तो आपके लिए इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अक्टूबर माह में साइबेरियाई प्रवासी पक्षी आते हैं। कहाँ? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। यह वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई। अगला नटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य। देखिए यह अभ्यारण्य नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है। यह जमुई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन की वजह से आकर्षण का मुख्य केंद्र बना है। तो यहाँ क्या है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य में साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्या है? गोगाबिल पक्षी विहार। देखिए गोगाबिल पक्षी विहार आपका कटिहार जिले में स्थित है। अब यहाँ पे देखो क्या है? बिहार के महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी है तो इसके बारे में फटाफट हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? कुंवर सिंह। 13 नवंबर 1770 से 26 अप्रैल 1858। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1770 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। अगला क्या है? अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए क्या है? 1800 ये 1887 से इनका जन्म है और 1957 में इनकी मृत्यु। अब इन पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म औरंगाबाद जिले के पोयवा नामक गांव में 18 जून 1887 को हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। और नेक्स्ट पॉइंट है लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपको इनसे रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। पहला तो आपका क्या है कि ये पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। उसके बाद इनको बिहार विभूति के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आपको इस वीडियो में आज का जितना भी मैं पढ़ाने वाली हूँ सब आपका बिहार रिलेटेड जो बिहार के मुख्य जितने भी फैक्ट हैं वो आपको फटाफट एक रिवीजन करते जाइए ताकि आपको ये
काफी समय तक अब याद रहे, एग्जाम पास है। अगला राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो कौन सा था पत्रिका? बिहार लॉ। 1916 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और 1930 ईस्वी में राजेंद्र बाबू को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण मुरली भरा हावा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1869 को पटना जिले के मानेर थाना के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना उन्होंने 1920 में की। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सदाकत आश्रम की जो स्थापना किसने की? मौलाना मजहरुल हक ने। कब की? 1920 में। उन्होंने मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे और गांधी जी मौलाना मजहरुल हक को देशभूषण कहकर संबोधित करते थे। तो अब एक आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि देशभूषण कहकर किसे संबोधित किया जाता था, गांधी जी करते थे। तो कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट है सहजानंद सरस्वती। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जन्म है 22 फरवरी 1889 से 26 जन्म और 26 जून 1950 में इनका मृत्यु हो गई थी। अब आगे आप पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे सहजानंद सरस्वती। अगला पॉइंट, उन्होंने हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया। उनका जन्म पटना जिला जिलांतर्गत बिहटा नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने 1929 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की थी और 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अगला है श्री कृष्ण सिंह के बारे में। बिहार केसरी क्या है? बिहार केसरी जी के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री बाबू भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री 1946-1961 तक थे। उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे और अधिकांश लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी संबोधित करते थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री कृष्ण सिंह के बारे में बिहार केसरी इन्हें कहा जाता था और इन्हें श्री बाबू भी लोग बोलकर उन्हें संबोधित करते थे। अगला है खुदीराम बोस। देखिए इनका जन्म 1889 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला अंतर्गत हबीबपुर नामक गांव में हुआ था। ये युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट है खुदीराम बोस प्रफुल्ल चौकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है खुदीराम बोस को 18 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म सारण जिला अंतर्गत सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 1933 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1939 में गिरफ्तार किए जाने के बाद हजारीबाग जेल से वे फरार हो गए थे और उन्हें लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या है आपका, बिहार के आदिवासी जो आंदोलन थे उसको हम फटाफट पढ़ेंगे। पहला क्या है, तिलका आंदोलन। वर्ष 1784 में तिलका मांझी ने किसने
तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट, तिलका मांझी द्वारा गांव गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापा मार युद्ध का नेतृत्व किया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका, तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज सेना का नायक अगस्तीन क्लीवलैंड था। तो आप और नेक्स्ट, भागलपुर में बाबा तिलका मांझी चौक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तो क्या इसके लिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या है, इसकी अवधि, विद्रोह की अवधि रही 1769 से 1805 ईस्वी तक। चुआड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। नेक्स्ट देखो, चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम कौन कौन से, रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि रहे। अगला पॉइंट, रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसके बाद नेक्स्ट आपका विद्रोह है चेरो विद्रोह। यह वर्ष 1770 से 71 में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की जो राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह था जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो इसे आप दोबारा से पढ़िए कि क्या है, वर्ष 1770 से 71 में पलामू के जो चेरो शासक थे कौन, चित्रजीत राय और एवं उनके दीवान कौन थे, जयनाथ सिंह ने पलामू के राजगद्दी के दावेदार जो था गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने की लड़ाई थी। इतना कुछ कंक्लूजन निकलता है कि पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने की ये लड़ाई थी, इनका मेन मकसद ये था। अगला है चेरो आंदोलन। पलामू की चेरो जनजाति से ज्यादा कर वसूली एवं उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ था। नेतृत्व 1800 ईस्वी में भूकन सिंह ने और इस विद्रोह का जो दमन कर्नल जोन्स द्वारा किया गया। अगला है पहाड़िया विद्रोह जो 1772 से 82 तक। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना प्रमंडल के प्राचीनतम जनजाति है। वास्तव में यही यहाँ के प्रथम आदिम निवासी हैं। अब इसको पॉइंट वाइज पढ़ो। पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्षरत रही। अगला, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने पहाड़िया संघर्ष को दबाने हेतु 1824 में इनकी भूमि को दामिने को क्या कहा, दामिने को नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर। अगला विद्रोह है तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 ईस्वी। तमाड़ विद्रोह का मुख्य देखो कारण जो आदिवासी को भूमि से वंचित किया जाना था। अंग्रेजी कंपनी तहसीलदारों और जमींदारों एवं गैर आदिवासी जिन्हें दिकू द्वारा उनका शोषण किया जाना था। इस विद्रोह का जो प्रारंभ है 1782 में छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा किया गया। जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ जो 1794 तक चला। इसके बाद अगला, ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इतिहास में यही तमाड़ विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। 1860 में तमाड़ के दुख मानकी एवं 1819 से 20 में रुग एवं कोलता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया। इसके बाद नेक्स्ट है कोल विद्रोह का 1831 से 32 तक इसका समय रहा। शामिल कौन कौन जनजातियां रही, मुंडा, हो, उराव, खरवार और चेरो। कारण देखिए क्या थे, आदिवासियों के जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा।
नेता बुधु भगत, गंगा नारायण सिंह राय और सुरगा मुंडा। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण देखो भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता बुधु भगत था। नेक्स्ट देखिए हो विद्रोह। इसका समय 1820 से 21 तक ईस्वी तक रहा। यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण था राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गूपन होना। 1820 से 21 में मेजर ह्यूजेस एवं 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। अगला है भूमिज विद्रोह। देखिए भूमिज विद्रोह का जो समय है 1832 से 33 ईस्वी तक रहा। नेता कौन थे इनके? गंगा नारायण। अब शामिल जो जनजातियां रही वो थी भूमिज। इस विद्रोह के सेना नायक भी कोल ही थे। अतः इस विद्रोह को कोल विद्रोह की ही एक श्रृंखला की संज्ञा दी जा सकती है। और यह विद्रोह वीरभूम राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा तथा अन्य दिक्कुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायतों की देन था। अगला है संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह इसका समय कितना था? 1855 से 56 ईस्वी तक। नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। कारण देखिए क्या था इस विद्रोह का? साहूकार, ठेकेदार एवं पुलिसिया अत्याचार। शामिल जनजातियां संथाल जनजाति थी। इसमें जनजातियों विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। हूल आंदोलन, संथाल हूल आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट अपना देश और अपना राज का नारा दिया किसने? संथाल विद्रोह में। अगला पॉइंट देखिए इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत की प्रथम जन क्रांति किसे कहा है? तो आप बताएंगे संथाल विद्रोह को। और किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स ने। अगला है विद्रोह आपका मुंडा विद्रोह। देखिए इसका समय क्या है? 1895 से 1900 ईस्वी तक रहा। नेता थे बिरसा मुंडा, जिनके नाम से ये आपको पता चलेगा कि ये विद्रोह भी हुआ है। इनके नेता थे बिरसा मुंडा। कारण देखो क्या था? समाज सुधार एवं ब्रिटिश सत्ता का उत्पीड़न। शामिल जनजाति मुंडा। इस आंदोलन के समर्थक एकेश्वर नाथ सिंह बोगा में विश्वास करते थे, जो ईसाई धर्म से प्रभावित था। मुंडा विद्रोह आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को धरती आबा एवं बिरसा भगवान भी कहते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में हुआ था। इस आंदोलन को उलगुलान या महान हलचल भी कहते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसी का है बिरसा मुंडा आंदोलन का। बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय है कहाँ है? खूंटी था। और 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अगला आंदोलन ताना भगत आंदोलन। इसके देखिए नेता कौन थे? जतरा भगत। कारण क्या था इस आंदोलन का? आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का उदय। मूलतः यह आंदोलन भी दिगुओं, जमींदारों एवं प्रशासन के अत्याचारों के विरुद्ध ही था। शामिल जनजातियां उराव, मुंडा और संथाल। नेक्स्ट है पॉइंट, इस आंदोलन में ईसाई धर्म के प्रचारकों का विरोध किया और इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। और इस आंदोलन का मुख्य क्षेत्र घाघरा, बिशुनपुर, चैनपुर, करायडीह और सिसई, कुड़ू, मांडर आदि था। और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। और टाना भगतों 1922 में कांग्रेस के गया तथा 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली भेंट की थी। अगला आंदोलन है सफा होड़ आंदोलन। इसे लाल हेम्ब्रम से प्रारंभ किया था। लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। तो आप याद रखना ये आंदोलनकारी राम नाम का मंत्र जपते थे, जनेऊ पहनते थे और प्राय मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। अगला है सरदारी लड़ाई।
इसका समय क्या है? काल आपका 1858 से 95 ईस्वी तक। इसे मुल्की लड़ाई या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। अतः यह मूलतः जमींदारों के विरुद्ध था, जो जनजातियों की सरदारी छिन जाने से उत्पन्न हुआ था। अगला है आपका जो आंदोलन है, खरवार आंदोलन। और ये आंदोलन आपका, ये जो इस वीडियो का लास्ट है। खरवार आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष में से एक खरवार आंदोलन था। तो आप इसकी क्या है, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ था। यह आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसका नायक भागीरथ मांझी था। तो आप इसके नायक को याद रखिएगा, भागीरथ मांझी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप बेशक कीजिए, ताकि आप अभी भी आपके पास बहुत समय है। मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगी कि आप एग्जाम बहुत, अगर आपने पढ़ा है तो पेपर आप ठीक ठाक करके जरूर आएंगे। तो आप पढ़ते रहिए और मैं आपको फटाफट ऐसे रिविजन करवाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।